हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरी आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज की कहानी नेकी और बदी की कहानी है। कोई भी इंसान चाहे कितनी भी चालाकी से बेईमानी करता है तो एक ना एक दिन उसकी वो बेईमानी पकड़ी ही जाती है। इसी पर आधारित है आज की नई कहानी। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर एक सेठ साहब जी रहते थे। वो सेठ बहुत ही धनवान था और उस सेठ का एक नौकर था। वो नौकर बहुत ही चालाक था। वो जो सेठ था वो सदा ही अपनी धर्म पत्नी के साथ झगड़ा रखता था। वो सदा झगड़ते रहते थे। सेठ का एक बेटा भी था। तो एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि सेठ की पत्नी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। वो जो नौकर था वो बहुत ही शातिर दिमाग था। वो सोचने लगा कि अब इसकी पत्नी तो लौटकर आएगी नहीं, तो सेठ कितनी देर तक जिंदा रहेगा। आखिरकार इसका जो मकान है मैं संभाल लूँगा। तो कई वर्ष बीत गए तो सेठ बूढ़ा हो गया और अब उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। वो नौकर उसकी देखभाल करता था, लेकिन धीरे धीरे सेठ बीमार पड़ गया। जब सेठ का अंतिम समय आया, उस नौकर ने शहर के किसी वकील को रिश्वत देकर नकली वसीयत तैयार करवाई कि सेठ साहब अपनी मर्जी से ये घर बार मेरे नाम कर रहे हैं। तो उस पर सेठ के साइन करवा लिए। तो उस वसीयत के ऊपर उस सेठ के धोखे से साइन करवाए। कुछ दिनों के बाद वो सेठ की मृत्यु हो गई और वो नौकर उस मकान में रहने लगा। इस बात को काफ़ी समय बीत गया। तो एक दिन की बात है कि एक लड़का उस सेठ के घर में आया। उसने सेठ का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से वो नौकर बाहर आया। वो कहने लगा कि कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ पर क्या करने आए हो। तो वो लड़का कहने लगा कि दरअसल बात यह है कि इस गांव के पास जो शहर है, मैं उस शहर में नौकरी करता हूं और शहर में रहने के लिए जो मकान है वो मुझे बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि मेरा गांव बहुत दूर है। इसलिए मैं आपके घर में रहने के लिए आया हूं। अगर आप मुझे अपने घर में रहने के लिए कोई मकान दे दोगे तो मैं उसका किराया आपको दूंगा। जो भी आप जितना भी किराया आप चाहो ले सकते हो, लेकिन मुझे किराए पर मकान ज़रूर दीजिए। तो वो नौकर लालची था। उसके मन में लालच आया कि अब मैं इससे मोटे पैसे लूँगा। वो लड़का कहने लगा कि चाहे तुम पैसे एडवांस में भी ले सकते हो। तो नौकर कहने लगा कि ठीक है, मुझे इस मकान का किराया एडवांस में चाहिए। तो उस लड़के ने एडवांस में उसे पैसे दे दिए। वो नौकर बहुत खुश था कि मुझे एडवांस में इतने पैसे मिल रहे हैं। तो उसके बाद एक दिन नौकर जैसे बाज़ार में कोई सब्ज़ी लेने के लिए गया। जब वो वापस लौटकर आया तो उस लड़के ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन उससे दरवाज़ा नहीं खुला। तो वो नौकर कहने लगा कि आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे। वो लड़का कहने लगा कि आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहने लगा कि मैं इस घर का मालिक हूँ। लेकिन वो लड़का कहने लगा कि मालिक तो मैं हूँ, आप कौन हो। तो वो चिल्लाने लगा। गांव के कुछ आदमियों के पास गया, उन्हें भी लेकर आया। और वो लड़का कहने लगा कि ये घर तो मेरा है, मेरे नाम पर है, असली कागज मेरे पास हैं। झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई और उसमें उन दोनों को बुलाया गया। तो वो नौकर कहता है कि ये घर मेरा है और वो लड़का कहता है कि ये घर मेरा है। फैसला नहीं हो पा रहा था। तो उन लोगों ने कहा कि अब क्या किया जाए, ये कैसे पता लगाया जाए कि घर किसका है। गांव का मुखिया सोच में पड़ गया। सारी सोच विचार करके उसने फैसला किया। तो सेठ की मृत्यु के समय जिस वकील ने इस घर की वसीयत की है, उस वकील से पूछा जाए कि सेठ साहब जी ने ये घर किसके नाम पर किया था।
तो जब उस वकील का पता लगाया गया तो वो वकील भी मर चुका था। तो अब इस बात का फैसला करना मुश्किल हो गया था। फिर गांव के मुखिया ने ये फैसला किया कि इस गांव में जो सबसे बुजुर्ग आदमी है उससे पूछा जाए। वहाँ पर एक माता जी बहुत बुजुर्ग थी जो कि उस सेठ साहब को अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि वो माता सेठ साहब के पड़ोस में रहती थी और जो सेठ की पत्नी थी उसके साथ उसका बहुत अच्छा बर्ताव था। तो जब सारी पंचायत उस माता के पास गई तो उस अम्मा ने कहा कि मैं ऐसे तो फैसला नहीं कर सकती हूँ क्योंकि काफ़ी समय गुजर गया है, लेकिन सच साबित करने के लिए मैं आप लोगों को एक तरकीब बताती हूँ। मेरे 3 सवाल हैं, अगर इन दोनों में से इन तीनों सवालों के जिसने भी सही जवाब दे दिए वही इस घर का असली मालिक है। तो वो दोनों कहने लगे कि बताओ माता जी आप जी के कौन से सवाल हैं। माता ने कहा कि सबसे पहला सवाल ये है, कौन सी वो जगह थी जहाँ पर हमेशा वो अपना पैसों वाला पर्स रखा करते थे। आपके साथ पंचायत उस घर में जाएगी, जिसने पहले ये जाते ही बता दिया तो उसका ये पहला सवाल दुरुस्त माना जाएगा। वो गांव के आदमी, मुखिया और सारी पंचायत उन दोनों के साथ घर में गई। तो वो जो लड़का था वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसको पता नहीं था। तो नौकर सीधा वहीं पर गया जहाँ पर सेठ साहब अपना पैसों वाला पर्स रखा करते थे। तो पंचायत के मुखिया ने उस अम्मा को आकर बताया कि सेठ साहब के इस नौकर ने वो रुपयों वाला पर्स सही बता दिया है। तो वो माता जी कहने लगे कि ठीक है, इसका पहला सवाल दुरुस्त हुआ। माता जी ने दूसरा सवाल किया कि सेठ साहब जो थे वो मेरे इन हाथों में ही जन्मे थे, मैंने उसे अपनी गोदी में खिलाकर बड़ा किया है, मैं उसकी हर आदत जानती थी। आप दोनों में से बताओ कि सेठ साहब को खाने में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी। तो वो लड़का कहने लगा कि मुझे तो पता नहीं। तो वो नौकर कहने लगा कि सेठ साहब को खाने में सबसे ज़्यादा पसंद बिरयानी थी और दूध की खीर खाने में बहुत ज़्यादा उनको मज़ा आता था, इसलिए वो दूध की खीर को और बिरयानी को बड़े चाव से खाते थे। वो माता कहने लगी कि बिल्कुल दुरुस्त, तुमने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। अब तक आपके दोनों ही उत्तर ठीक हैं, क्योंकि सेठ साहब को बिरयानी और दूध की खीर बहुत पसंद थी। माता जी कहने लगे कि मेरा तीसरा और आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि ये बताओ कि जब बहू रानी यानी कि सेठ की पत्नी अपने मायके गई थी, मायके जाने से पहले उसने एक गलीचा बनाया था। उस गलीचे के ऊपर उसने बहुत सुंदर फूल बनाए थे। तो बताइए कि वो गलीचा किस रंग का था और किस चीज़ के फूल उस गलीचे के ऊपर उस सेठ की पत्नी ने बनाए थे। तो वो नौकर को इस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन जो लड़का था वो कहने लगा माता जी मैं बता सकता हूँ कि उस गलीचे के ऊपर मेरे माता जी ने कौन से फूल बनाए थे और किस रंग का वो गलीचा था। तो उस लड़के ने वो गलीचा अपने थैले से निकालकर माता जी और गांव की पंचायत और मुखिया को दिखाया। वो कहने लगा माता जी इस रंग के ये फूल थे, ये देखो कितना सुंदर गलीचा है, ये गलीचा मेरे माता जी ने मुझे दिया था और मैं अपने थैले में डालकर इसे अपने साथ शहर में लेकर आ गया। ये गलीचा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि गांव से आते वक्त मेरी माँ ने मुझे ये गलीचा दिया था। तो वो बूढ़ी माता कहने लगी कि लाओ मेरे हाथों में ये गलीचा दो, मैं देख तो नहीं सकती लेकिन मैं इसे अपने हाथों से पहचान जरूर सकती हूँ। जैसे ही उस माता के हाथों में वो गलीचा दिया तो माता ने अपने हाथों के स्पर्श से उस गलीचे को पहचान लिया। वो कहने लगी कि बिल्कुल यही गलीचा है जो बहू रानी ने जाते वक्त बनाया था, क्योंकि ये गलीचा उसने मेरी सिफारिश पर बनाया था। मैंने ही उसे कहा था कि इस गलीचे के ऊपर ये फूल सुंदर लगेंगे। तो वो बूढ़ी माता कहने लगी
कि ये जो नौकर है ये झूठ बोल रहा है, इसने चालाकी से सेठ की मृत्यु के वक्त ये घर अपने नाम पर करवाया है, असल में ये घर इसका नहीं है। तो गांव के मुखिया और पूरी पंचायत ने कहा कि ठीक है माताजी, ये घर इस लड़के का ही है। तो सारे इस बात को मान गए कि ये लड़का उसी सेठ का है और इस घर पर इसी का हक है। तो गांव के मुखिया ने उस नौकर से कहा कि तुमने बहुत बुरा किया है, जिस घर का सारी उम्र तुमने नमक खाया, उसी घर से चालाकी से तुमने उस घर को अपने नाम पर करवा दिया। ये तुमने बहुत गलत किया, इसलिए तुम्हें गांव से निकाला जाता है। तो वो गांव के मुखिया के सामने गिड़गिड़ाने लगा, रोने चिल्लाने लगा। तो सेठ के लड़के को उस पर तरस आया। वो कहने लगा कि नहीं नहीं मुखिया जी, इसे गांव से निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसने गलती ज़रूर की है, लेकिन फिर भी मेरे घर बार की इसने संभाल इतने बरसों तक की है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने साथ ही रखूँगा, अपने बड़े भाई की तरह। तो पूरा गांव और गांव का मुखिया उस लड़के पर बहुत खुश हुआ। वो कहने लगा कि ये लड़का कितना ईमानदार है और कितना नेक दिल और सच्चा इंसान है, जिसने इसके साथ इतना बुरा किया फिर भी उसके साथ अच्छा कर रहा है। तो उस दिन के बाद वो सेठ का लड़का और वो नौकर इकट्ठे उस घर में रहने लगे और उस नौकर ने भी आगे से बेईमानी से तौबा कर ली कि कभी भी जीवन में मैं बेईमानी नहीं करूँगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा इंसान को नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है इंसान को मिलता वही है, चाहे वो कितनी भी बेईमानी क्यों ना कर ले। इसलिए कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी मेहनत, अपने हक की कमाई से ही अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए, इसी में ही सच्ची खुशी है। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।